हेलो स्टूडेंट्स, बैंकिंग एग्जाम में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलेंगे बैंकिंग अवेयरनेस। आपके इंटरव्यू के पर्पज से और रिटन एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इवन अगर हम बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी हमें ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग कैसे वर्किंग करता है, क्योंकि अगर आप बैंक का एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो किसी न किसी बैंक में आप खाता ज़रूर खुलवाते होंगे या फिर आप बैंक के साथ ट्रांजैक्शन ज़रूर करते होंगे या आपने रिजर्व बैंक का नाम ज़रूर सुना होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और इन क्लासेस के माध्यम से हम बेसिक बैंकिंग को समझेंगे। साथ ही साथ हमारे रिटर्न में आपका जो जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, उस जनरल अवेयरनेस के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के पेपर में, तो जो आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस, और इस जनरल अवेयरनेस के पेपर में आपका एक पोर्शन तो आता है बैंकिंग अवेयरनेस का, एक पोर्शन आपका आता है करंट अफेयर्स का, और एक पोर्शन आपका आता है स्टैटिक जीके का। तो ये तीन पोर्शन आपके आते हैं इसमें, और इन तीन पोर्शन में आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसका वेटेज करीब 12 से 15 नंबर का रहता है। 12 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके बैंकिंग अवेयरनेस के आते हैं। एक तो ये, फिर दूसरा आपका क्या है कि यहाँ पर दूसरा आपका जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू तो पूरा ही बैंकिंग अवेयरनेस पे ही डिपेंड करता है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे, और हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ताकि उससे आपको ये पता लग जाए कि बैंकिंग अवेयरनेस में हमने क्या पढ़ लिया है, हमें क्या पढ़ना है, आगे क्या आने वाला है। तो ये जनरल टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे। तो आपका ये देखिएगा इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स के भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, और स्टैटिक जीके के तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल मिलाकर आपका 40 क्वेश्चन का जीके आता है। लेकिन किसी किसी एग्जाम में 35 का भी आता है, किसी में अलग आता है। तो आपका क्वेश्चन जो बैंकिंग का वेटेज है वो 10 से लेकर 15 के बीच में कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बैंकिंग अवेयरनेस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भारत में बैंकिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। हम ये देखेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन से बैंक आए, फिर कैसे धीरे धीरे करके यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम है उसको हम देखेंगे कि प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम जो है कैसे चल रहा है। तो इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अभी वर्तमान में जो बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो गया है वो वर्क कैसे कर रहा है। जैसे रिजर्व बैंक क्या काम करता है, रिजर्व बैंक के अलावा जो दूसरे डेवलपमेंट बैंक है जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, और जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो हमारा जो डेली ट्रांजेक्शन्स करते हैं जैसे नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इवन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। जब इन पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि बैंकिंग कैसे वर्किंग करती है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ही आपको इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लायक बनाएगी। अगर आप इस तरीके की चीज़ें बेसिक से लगाकर एडवांस तक समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें बाद में इस तरीके से लगेगी कि हाँ ये बहुत आसान है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में कई बार ऐसा होता है कि हमें मैथमेटिक्स या रीजनिंग से कंपेयर करते हैं तो वो एक अलग चीज़ वहाँ पर रहती है, हमें इंटरेस्ट आता है। लेकिन यहाँ पर आपको जानने का इंटरेस्ट बनाना है, आपको क्यूरियोसिटी बनाना है कि हाँ बैंकिंग सिस्टम है क्या, एक्चुअली डिमांड ड्राफ्ट क्या होते हैं, चेक क्या होते हैं, पेमेंट कैसे होता है। अगर ये आप क्यूरियोसिटी रखेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। तो पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर दूसरी बात हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंक, यानी कि भारत में कितने टाइप्स के बैंक हैं, क्या क्या कौन कौन से बैंक हैं और उन बैंकों की वर्किंग कैसे है। टाइप्स ऑफ बैंक में हम कई सारे बैंकों के बारे में जानेंगे। मैंने बताया जैसे कि नेशनलाइज बैंक है, जैसे कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक में नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट सेक्टर है, फॉरेन बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ये सारे के बारे में जानेंगे। फिर हम डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी जानेंगे, फिर हम जो है कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी जानेंगे। आपको पता होगा कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर भी काफ़ी क्रिटिकल है। कोऑपरेटिव में भी जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक है, लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक है, इसके अलावा आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इसके अलावा आपके एपेक्स जैसे एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर वहाँ पर भी है, तो ये हम जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हम जानेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि ये भी एक तरीके का बैंक है। हालांकि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये एपेक्स बॉडी है जो सारे बैंकों को कंट्रोल करती है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारी बैंकिंग का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो हमें जानना बनता ही है। तो 2 से 3 क्लासेस तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए ही लगेगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जब हम जानेंगे तो हम
एक इकोनॉमी के उस एस्पेक्ट को भी टच कर पाएंगे जिसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, जिसमें हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जिसमें हम पेमेंट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। यानी इन्फ्लेशन का टॉपिक भी आपको यहाँ से समझ में आएगा। इवन आप जो है इस तरीके से समझ पाएंगे कि कब सरकार जब रिजर्व बैंक को बोलती है या रिजर्व बैंक अपने आप से जब मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है तो कब वो रेट्स बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है, कब वो रेट्स को कम करता है। आपको भी पता लगने लग जाएगा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम करने वाला है कि ज़्यादा करने वाला है। जब न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आएंगे तो आप उनको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शनरीज के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इसी में हम पढ़ेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक वर्क है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, उसमें कस्टमर अवेयरनेस वगैरह है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू मिल जाएगी। तो आपका मेजर पोर्शन जो बैंकिंग में है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये मैं टॉपिक जो है आपको एक एक छोटे छोटे टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं मेजर टॉपिक्स लिख रहा हूँ। और इस मेजर टॉपिक्स में कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो मैं आपको एक बस टाइमलाइन बता रहा हूं कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम जानेंगे जो हमारा प्रैक्टिकल बैंकिंग होता है उसको हम समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट के माध्यम से समझेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट का मतलब है कि जब आप जान लेंगे कि कौन कौन से बैंक होते हैं, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो फिर हम बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। और जब बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो देखिए फिर हम बैंक में अकाउंट खुलवा के क्या सोचेंगे, हम यही सोचेंगे कि देखिए ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, हमें बैंक में डिपॉजिट कराना है, हमें कैश निकालना है, हमें जो है मान लीजिए सैलरी अकाउंट खुलाना है, पेंशन अकाउंट खुलाना है, फ्लेक्सी अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट खुलाना है, एफडी खुलवानी है, आरडी खुलवानी है, उनमें क्या क्या रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा उनमें ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये कि आपने किसी को डिमांड ड्राफ्ट दिया, आपने किसी को चेक दिया, डिसऑनर हो गया, पे ऑर्डर दिया, कैश दिया, इवन अब तो आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, और बहुत सारे मीन्स है जहां आप मोबाइल से बैठे बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं। आईएमपीएस है, यूपीआई है, भीम है, आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस है, और आपका पीओएस के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आएगी पेमेंट के माध्यम से। तो इन सबको हम जानेंगे। जब हम ये समझ लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। जब हमने हिस्ट्री जान ली, बैंक जान लिए, रिजर्व बैंक जान लिया, हमने खाता भी खुलवा लिया बैंक में और उसके बारे में सारे ट्रांजेक्शन जान लिए, तो हमारा कर्तव्य जो बनेगा वो बनेगा लोन लेने का। यानी हम लोन के बारे में समझेंगे। और लोन के बारे में समझने के साथ ही हमारा एक और नया सेगमेंट चालू हो जाएगा। इस लोन में हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। टाइप्स ऑफ लोन कौन कौन से, इंटरेस्ट रेट कौन कौन सी है। इंटरेस्ट रेट के अलावा जैसे आपका एमसीएलआर आपने पढ़ा होगा, रेपो लिंक्ड जो आपका रेपो रेट है उसको आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने बेस रेट के बारे में सुना होगा, आपने फ्लोटिंग रेट के बारे में सुना होगा, फिक्स रेट के बारे में सुना होगा, मार्जिन के बारे में सुना होगा। ये बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर आएंगे। फिर लोन के अलावा जो अब हम लोन के बारे में जानेंगे तो उसके अलावा जो हमारा रहेगा मेन वो रहेगा एक बड़ा टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल इनको बोलते हैं। तो इस पीएसएल के बारे में भी हम जानेंगे। इस पीएसएल के बारे में हम जानेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। और यहाँ पर और क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम जब आपका ये लोन आप लेते हैं और आप नहीं चुकाते हैं तो वो लोन लेके नहीं चुकाने के बाद में आपके पास में आएगा एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। और जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो कैसे होती है, उसकी जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाएगी तो उसके लिए बैंक के पास क्या क्या राइट्स है, बैंक कैसे काम करता है, एनपीए और उसकी फिर रिकवरी। इसकी जो एनपीए अगर कोई हो गया तो आप रिकवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसकी रिकवरी के लिए क्या ऑप्शंस है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमें समझ में आएगी। तो ये तो मैंने एक आपको बताया कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। इसके अलावा भी वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे अगर आप बात करें कि आपको पढ़ना है मनी मार्केट, यहाँ पर मनी मार्केट पढ़ना है तो मनी मार्केट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जहाँ पर आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। मनी मार्केट में कैसे लेन देन होता है, इसका रेगुलेटर कौन है, और कैसे मनी मार्केट में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, जैसे कपड़ा बाजार में खरीदी होती है ना कपड़े की, वैसे ही मनी मार्केट में मनी का लेन देन होगा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। ऐसा नहीं है कि बस आप बोरा भर के पैसा लेके गए और दूसरा व्यक्ति बोरा भर के खाली बोरा लेके आया और पैसा लेके चला गया। तो वहाँ पर कैसे मनी का ट्रांसफर होता है वो हम जानेंगे। फिर इसके बाद में हम कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे। तो देखिए जब कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे ना तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। कैपिटल मार्केट का मतलब आपका शेयर मार्केट, तो इसके बारे में हम जानेंगे। रेगुलेटर कौन है, जैसे सेबी है तो सेबी के बारे में जानेंगे। कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं, इक्विटी ट्रेड होती है, डिबेंचर्स ट्रेड होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ है तो उनके बारे में जानेंगे। आईपीओ के बारे में जानेंगे, यहाँ पर एनएससी के बारे में जानेंगे, बीएससी के बारे में जानेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा इनकी डिपोजिटरी जो है सीडीएसएल और एनएसडीएल, उनके बारे में जानेंगे। तो ये बहुत सारे टॉपिक जो हैं इसके अंदर हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वाला पोर्शन आपका होगा। इसके अलावा आपका जो
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे। जैसे भारत में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो है, और दूसरे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ का मतलब जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई है, शेयर मार्केट के सेक्टर में सेबी है, उसी तरीके से पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसी तरीके से ट्राई है, और इसी तरीके से आपका टेलीकॉम क्षेत्र में जैसे ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी तरीके से इंश्योरेंस के सेक्टर में इरडाई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भारत में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। इन रेगुलेटरी बॉडीज़ के अलावा दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में रेगुलेशन का काम नहीं करते लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, तो ये कैसे वर्क करते हैं, इनमें क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में भी समझेंगे, ताकि हमारा एक हॉलिस्टिक अप्रोच बने, और हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में ये चीज़ें कंप्लीट हों। तो ये मैंने 9 टॉपिक ज़रूर आपको बताए हैं, लेकिन ये 9 टॉपिक जो है कोई एंड नहीं है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इनबिल्ट हैं, और हम वेरियस एब्रीविएशन भी देखेंगे। आपको पता होगा 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके एब्रीविएशन के आते रहते हैं, शॉर्ट फॉर्म के आते रहते हैं। जैसे आपको यही पूछ लिया कि डीडी को क्या बोलते हैं, तो डीडी को क्या बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती है। जैसे अगर आपको मैं पूछ लूँ अभी कि पीएसएलसी के बारे में बताइए, तो पीएसएलसी अगर आपको नहीं पता है, वो ये पूछेगा पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, या फिर पूछेगा कि पीएसएलसी में एल क्या है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। मैंने आपको लाइन बाय लाइन बताया। लाइन बाय लाइन बताने का मतलब देखिए मैंने कैसे शुरुआत की है कि आपकी हिस्ट्री, बैंकिंग, आरबीआई, इस तरीके से हम पहले अकाउंट खुलवाएंगे, लोन लेंगे, लोन लिया तो वो बेड डेट भी होगा, यानी बेड डेट का मतलब एनपीए भी होगा, फिर उसकी रिकवरी कैसे होगी। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। एनपीए कैसे होता है, एनपीए की प्रोविजनिंग कैसे होती है, एनपीए की प्रोविजनिंग के अलावा एनपीए की प्रोविजनिंग करने से बैंक पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये मैं एक एक टॉपिक छोटा छोटा करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाले आपके टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, हम ये देखते हैं कि अभी अगर हम बैंकिंग पढ़ना शुरू करें तो ये सारे जो मैंने बताए, उसके अलावा हम थोड़ा ये तो जाने कि बैंकिंग क्या है या बैंक क्या है, क्योंकि यही एक आपकी शुरुआत है कि बैंक क्या है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि बैंक क्या है, बैंकिंग क्या है, इनकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह अगर है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर थोड़ा बहुत हम जो है वेरियस टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में जानते हैं। तो ये एक हमारा इनिशियल इंट्रोडक्टरी वीडियो हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम जो है हिस्ट्री से चालू करेंगे कि बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर बैंक की मैं बात करूं तो बैंक का क्या मीनिंग है। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब आप बोलेंगे कि बैंक अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या वित्तीय संस्था है, तो आप ये सोचेंगे कि ऐसे तो वित्तीय संस्थाएं बहुत सारी हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस भी वित्तीय संस्था है, जैसे एलआईसी भी वित्तीय संस्था है, तो वो भी बैंक है क्या। तो नहीं, वो बैंक नहीं है। क्यों बैंक नहीं है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका प्राइम फंक्शन ये होता है कि आप मार्केट से कैश लीजिए, यानी मार्केट से कस्टमर से डिपॉजिट्स लीजिए और उस डिपॉजिट्स को उन लोगों को दीजिए जिनको उनकी ज़रूरत है। यानी बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका प्राइमरी फंक्शन जो है डिपॉजिट लेना और लोन देना है, ये प्राइमरी फंक्शन है। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है बैंक करता है। जैसे एलआईसी का प्राइमरी फंक्शन तो ये नहीं है ना कि डिपॉजिट लेना है और लोन देना है। एलआईसी का प्राइमरी फंक्शन तो इंस्टीट्यूशन को क्या करना है, वहाँ पर इंश्योर करना है, इंडिविजुअल को इंश्योर करना है। लेकिन मुथूट फाइनेंस की बात करें, जब मुथूट फाइनेंस तो लोन देता है लेकिन उसका प्राइमरी फंक्शन डिपॉजिट लेना नहीं है। तो बैंक क्या करता है, बैंक एक प्राइमरी तौर पर यह काम करता है कि लोगों से डिपॉजिट ले और उनको इंटरेस्ट दे, और फिर क्या करे। अगर आप बैंक देखें तो बैंक इस तरीके से है आपका। तो आप बैंक में गए और बैंक में आपने क्या किया, आपके पास पैसा है तो आपने यहाँ पर डिपॉजिट करा दिया। आपका नाम ए है, आप क्लाइंट हो बैंक के, आपने डिपॉजिट करा दिया। तो बैंक इसके बदले में क्या देगा, बैंक इसके बदले में आपको इंटरेस्ट देगा, है ना।
और ये डिपॉजिट का देगा। फिर बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक क्या करेगा, इस पैसे को किसी को लेंड कर देगा, लेंडिंग करेगा। तो लेंडिंग करने के बदले में यहाँ पर पैसा मिलेगा मान लीजिए बी को, और बी को मिलेगा तो ये इसके बदले में इसको इंटरेस्ट देगा। तो ये इस तरीके से बैंक का मार्जिन रहता है। मान लीजिए आपसे डिपॉजिट उसने लिया था 8% पर और यहाँ पर डिपॉजिट दिया 10% पर, तो उसका मार्जिन हो गया है 2% का, उसी में ये वर्क करते हैं। और एक तरीके से आप इकोनॉमी में देखें तो एक चीज और भी हो रही है कि पैसे का मूवमेंट हो रहा है। पैसे का मूवमेंट कैसे हो रहा है कि ए बी को डायरेक्ट पैसा नहीं देगा कभी भी, और बी भी ए को ढूंढ नहीं पाएगा कि किसके पास पैसा है। गली गली में पोस्टर थोड़ी ना चिपकाएंगे कि किसके पास पैसा है, किसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मुझे दे दीजिए, मेरे को जरूरत है। ऐसा कोई करेगा तो उसको देगा भी नहीं। तो इन दोनों को मिलाने का काम इस प्लेटफॉर्म पे होता है, इस बैंकिंग के प्लेटफॉर्म पे होता है। यानी ए और बी को, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिटर्स जिसके पास में पैसा एक्सेस है और वेरियस टाइप्स ऑफ बोरोवर्स जिनके को पैसे की नीड है, उनको मिलाने का काम भी बैंक करता है। और बी भी ए बैंक पर ट्रस्ट करता है कि ठीक है मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ, और ए भी यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता है क्योंकि इसको ट्रस्ट है कि मैं बैंक में पैसा जमा करा सकता हूँ। ए किसी साहूकार के पास में अपना पैसा रख के नहीं आएगा। आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप मेरे पास थोड़ी ना लेके आओगे कि सर आप संभाल के रखना, 10 साल बाद मैं ले लूंगा। ऐसा बैंक में कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते हैं। तो रोटेशन ऑफ मनी जो है, मूवमेंट ऑफ मनी जो है वहां पर बैंक में, वो बहुत स्मूथ तरीके से हो जाती है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम काम करता है। तो ये वित्तीय संस्था एक ऐसी वित्तीय संस्था है जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, जिसका बेसिक फंक्शन तो ये है कि वो लोगों से डिपॉजिट ले, यानी लोगों से डिपॉजिट जमाए ले। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा, और फिर क्या करे उसको लेंड करे, यानी उसको उधार दे, जमा ले और उसको उधार दे। ये बैंक का बेसिक काम है। तो बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ये बेसिक काम करता है, और इसी बेसिक काम को हम बोलते हैं कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ की जा रही है। बैंकिंग एक्टिविटीज़ की जा रही है, इसका मतलब डिपॉजिट लिया जा रहा है, लेंड किया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग एक्टिविटीज़। अब आप देखिए ये जो मैंने प्राइमरी फंक्शन बताए ना, तो प्राइमरी फंक्शन के अलावा भी बैंक के पास बहुत सारे काम कई बार बैंक करता है अदर देन प्राइमरी फंक्शन। तो जो प्राइमरी फंक्शन है उस प्राइमरी फंक्शन के अलावा बैंक बहुत सारे काम करता है। और वो कौन से काम करता है? नंबर एक, बैंक जैसे क्या करता है बैंक आपको लोकर फैसिलिटी भी तो देता है, तो ये तो किसी लोन वगैरह में नहीं है। जैसे बैंक आपका गवर्नमेंट बिजनेस भी तो हैंडल करता है। गवर्नमेंट बिजनेस का मतलब ये हो गया कि आपने टैक्स जमा कराना है और आप जो है बैंक में चले गए। अब बैंक में चले गए तो आपने अपना सर्विस टैक्स, अपना इनकम टैक्स वहां पर बैंक में जमा करा सकते हैं, वो बैंक वाले सरकार के पास पहुंचा देंगे। तो देखिए, ना तो इसमें कुछ आपने डिपॉजिट किया है, बैंक को तो डिपॉजिट नहीं किया ना अपने पैसा कि मेरा संभाल के रखना, आप तो गवर्नमेंट के लिए पैसा भेज रहे हो, तो वो गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट बिजनेस कहलाता है। इसी तरीके से बैंक क्या करता है, गोल्ड बिजनेस भी तो काम करता है। गोल्ड का जो है गोल्ड सेलिंग करता है, गोल्ड कॉइन की सेलिंग करता है, इसको बुलियन बोलते हैं, बुलियन बिजनेस बोलते हैं। तो बुलियन का काम भी करता है। तो इसमें भी देखिए ये तो सेलिंग परचेसिंग का काम हो गया, तो बैंक ये भी काम करता है। इसके अलावा बैंक क्या करता है, बैंक गारंटी भी तो देता है आपको, गारंटी देने का काम भी तो बैंक करता है। अब इसमें कोई लोन तो है नहीं कि आप जो है बैंक गारंटी, जैसे कोई ठेकेदार है वो सरकार को बोलता है कि मैं 5 महीने में आपका ये रोड कंप्लीट कर दूंगा। अब सरकार बोलती है कि आप कैसे हम आप पे विश्वास करें, तो उसको बोला जाता है कि आप जो है बैंक गारंटी दे दीजिए। बैंक गारंटी में क्या होता है कि एक एश्योरिटी होती है कि ये परफॉर्मेंस किया जाएगा। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं होता है विद इन अ टाइम पीरियड, तो फिर आपको जो लॉस होता है उसकी क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, और उसकी गारंटी कौन ले रहा है, बैंक ले रहा है। तो बैंक गारंटी जो है इशू करता है बैंक। अब वो गारंटी इशू करता है तो फिर आपका ये भी एक डिफरेंट काम हो गया। इसके अलावा बैंक ऐसे बहुत सारे काम करता है जो अदर देन बैंक डिपॉजिट है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को ये जो बैंक करता है ना, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं पैरा बैंकिंग। क्या बोलते हैं, पैरा बैंकिंग। तो बैंकिंग का प्राइम फंक्शन जो है, प्राइम फंक्शन के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ एक बैंक करेगा वो कहलाएगा पैरा बैंकिंग। जैसे एक और इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, बैंक के एश्योरेंस आपने सुना होगा। तो बैंक के एश्योरेंस जो होता है, बैंक की एश्योरेंस, इसमें क्या करता है, बैंक इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता है। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता है तो बैंक ये भी तो काम कर रहा है ना, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने का काम बैंक करता है, जबकि ना तो इसमें डिपॉजिट लिया जा रहा है ना आपका कुछ किया जा रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी बैंक एक तरीके से एक ही छत के नीचे बहुत सारी सेवाएं दे रहा है। बैंक का जो स्ट्रक्चर था पहले कि सिर्फ डिपॉजिट लेना है और लोन देना है, वो पूरा चेंज हो चुका है। अभी बैंक कई सारे फंक्शन करता है, एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी सेवाएँ देता है। तो ये सारी सेवाएँ जो है ये बैंक करता है। जैसे सेफ डिपॉजिट भी लेता है। लोकर और सेफ डिपॉजिट में क्या फ़र्क है हम
आगे पढ़ेंगे, आपका कोई प्रेशियस आर्टिकल है वो आप जाके बैंक में रख सकते हैं। आप सोचेंगे कि लॉकर में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, लेकिन लॉकर में तो कोई गारंटी नहीं होती है ना कि आपने क्या रखा हो, बैंक वाला देखता नहीं है। उसको सेफ डिपॉजिट रख सकते हैं, उसकी डिटेल होती है। लॉकर में कुछ भी रखते हैं उसकी कोई डिटेल नहीं होती, तो सेफ डिपॉजिट का काम भी करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज विच इज अदर देन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टेकिंग द डिपॉजिट एंड गिविंग द लोन इज कॉल्ड पैरा बैंकिंग। तो आपको समझ में आया ये सारी चीजें। तो मैंने बैंक की डेफिनेशन बताई, मैंने आपको बताया बैंक क्या काम करता है, बैंक के प्राइम फंक्शन के अलावा दूसरे क्या काम है उनको क्या बोला जाता है, तो हम इनको बात करते हैं कि पैरा बैंकिंग है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई। यानी बैंक क्या है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ये काम करता है, और ये सारे जो काम करता है बैंक, उसको हम बोलते हैं कि बैंकिंग एक्टिविटीज की जा रही। तो बैंक की डेफिनेशन हो गई, बैंकिंग के वर्क हो गए, और बैंकिंग की भी डेफिनेशन हो गई। बैंक और बैंकिंग अलग समझेगा, ध्यान रखिएगा। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बैंक कहलाता है अगर वो डिपॉजिट लेता है और लोन देता है, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग। तो देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि व्हाट इज बैंक क्या है, व्हाट इज बैंकिंग क्या है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग हम बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक की हम बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि बैंक क्या है, बैंकिंग क्या है। तीसरा नंबर की हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ बैंकिंग कौन कौन सी है, और चौथे नंबर की हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक की। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ बैंकिंग की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ बैंकिंग की बात करते हैं कि किस किस तरह की बैंकिंग आपके वहां पर हो सकती है। तो देखिए इस स्लाइड में मैंने बहुत सारे जो है यहाँ पर लिख दिए हैं आपको, और इस स्लाइड में आपको ये भी पता लग जाएगा कई सारी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा मैंने एक इसमें आप और जोड़ लीजिएगा, मैंने पैरा बैंकिंग तो अभी आपको बता दिया, इसमें शायद लिखा हुआ नहीं है, हाँ ठीक है, पैरा बैंकिंग। तो ये भी एक तरीके की बैंकिंग है कि आप जो है प्राइमरी फंक्शन नहीं कर रहे हो और प्राइमरी फंक्शन के अलावा अदर काम कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरा बैंकिंग। तो जैसे अदर फंक्शन को पैरा बैंकिंग बोलते हैं, वैसे ही ये सारी चीजें हैं। तो ब्रांच बैंकिंग मान लीजिए, ब्रांच बैंकिंग का मतलब है कि ब्रांच में जाकर ही बैंकिंग करना, उसको भी हम टाइप बोलते हैं कि वो ब्रांच बैंकिंग है। कई सारे लोग घर से वर्चुअल बैंकिंग करते हैं, लेकिन कोई ब्रांचलेस बैंकिंग भी करते हैं, बैंक में जाते ही नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाकर डिपॉजिट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अपना कोई काम करवा रहे हैं, तो वो ब्रांच बैंकिंग होता है। तो वो ये आपका ब्रांच बैंकिंग है। ब्रांच बैंकिंग का मतलब फिजिकल ट्रांजैक्शन बैंक में जाकर करना, और इसका जस्ट अपोजिट है क्या है, ब्रांचलेस बैंकिंग। ब्रांचलेस बैंकिंग को आप वर्चुअल बैंकिंग भी बोल सकते हैं। आप घर से ही जो है एटीएम से पैसा निकाल लिया, बैंक में नहीं गए, आप घर से ही ट्रांसफर कर दिया, आपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कुछ काम कर दिया, आपने चेकबुक घर से अप्लाई कर दी, तो ये सारी चीजें जो है ब्रांचलेस बैंकिंग में आती है। अब हम बात करें होलसेल बैंकिंग की, तो होलसेल बैंकिंग का मतलब है कि आपको जो क्लाइंट्स हैं आपके, जो आपके कस्टमर्स हैं वो बड़े क्लाइंट हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो आपके क्लाइंट हैं। आप रिटेल में काम नहीं कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके साथ में काम कर रहे हैं, उनको एक मेजर लेवल पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी एफडीज कर रहे हैं, उनका सेविंग अकाउंट वगैरह कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। तो कई सारी बार बैंकिंग की एक ब्रांच डेजिग्नेट भी होती है कि होलसेल ब्रांच है, ये आपने देखा होगा रिटेल बैंकिंग हब है। तो रिटेल होलसेल बैंकिंग का मतलब होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में काम करना और दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करना जिनका बड़ा नेटवर्थ वगैरह है। और अगर रिटेल बैंकिंग की बात करें तो रिटेल बैंकिंग का मतलब इंडिविजुअल के साथ में डील करना है। इंडिविजुअल के साथ में डील करना यानी जैसे किसी को बाइक खरीदनी है, किसी की एफडी करना है, किसी को कार खरीदनी है, तो ये इंडिविजुअल के साथ में टर्न करना है। लेकिन मान लीजिए कल से एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, जैसे मान लीजिए इरडा आ जाए, अब इरडा को भी बैंकिंग करना है और उसको ये काम करना है कि अपना जो है 500 करोड़ यहाँ डिपॉजिट कराना है, तो ये होलसेल बैंकिंग होगा। कल से मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक को लोन चाहिए, तो ये आपका क्या होगा, होलसेल बैंकिंग होगा। हम जो बैंकिंग करते हैं, आपको जो जनरल ब्रांचेस दिखती हैं 50 करोड़ 100 करोड़, ये सारी जो है ये बहुत छोटे लोन होते हैं, 10 करोड़ के 20 करोड़ के, ये सारे रिटेल बैंकिंग कहलाते हैं। हालांकि कोई लाइन नहीं है बीच में, लेकिन हम इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं, तो यही चीज़ें कहलाती है। फिर आपका आया ग्रीन बैंकिंग। तो ग्रीन बैंकिंग का क्या मतलब है, ग्रीन बैंकिंग का मतलब है कि आप जो है पेपरलेस बैंकिंग करें। पेपरलेस का मतलब भी आप समझ लीजिए, जैसे आप एसबीआई में आपको ग्रीन बैंकिंग चैनल मिलते हैं, जहां पर आप क्या करते हैं, अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो आप वहां पर चेक डिपॉजिट मत करिए, वहां पर चेक मत दीजिए उनको, अपना डेबिट कार्ड स्वैप करिए, उसके पासवर्ड डालिए और वो आपको पैसा विड्रॉ कर देगी। यानी विड्रॉ करने के लिए कोई कागज की जरूरत नहीं है। तो कागज रहित आपका पेपरलेस बैंकिंग अगर आप करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली बैंकिंग आप करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन बैंकिंग। उसी तरीके से एक और टर्म है, ये आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, लिख लीजिएगा एक डेफिनेशन। इसको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ये एग्जाम में बहुत कम आता है। कभी आपको ऐसा आ जाए कि नीचे बैंकिंग क्या है एक आध पॉइंट में, तो ठीक है, लेकिन ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आपका आएगा। तो आपको जब आप सिलेक्ट होंगे डेफिनेटली तो आप हमें बताएंगे ही, और हम आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाएंगे उस समय। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन का जो बेसिक फर्स्ट स्टेप है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी हम जो 15, 20, 25 क्लासेस आगे करने वाले हैं, वो सारी क्लासेस इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको भी। अब निशे बैंकिंग की बात करते हैं। तो निशे बैंकिंग क्या है? निशे बैंकिंग को हम बोल सकते हैं एक अलग टर्म में स्पेशलाइज्ड बैंकिंग। स्पेशलाइज्ड बैंकिंग का मतलब है कि एक अलग तरीके की बैंकिंग आपको करना है जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर चले, पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर चले। जैसे आपने नाम सुना होगा पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो पेमेंट बैंक है ना, ये पेमेंट बैंक एक तरीके से निशे बैंकिंग है। जैसे आप मान लीजिए कोई बैंक सिर्फ इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी आपको जो है काउंसलिंग करते हैं या आपको सारी कंसल्टेंसी देते हैं। तो वो एक तरीके का क्या हो गया, निशे बैंकिंग हो गया। पेमेंट बैंकिंग क्या है? पेमेंट बैंकिंग भी सिर्फ पेमेंट का काम करता है। आपको पता है लोन वगैरह नहीं दे सकते पेमेंट बैंक। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट की स्पेशलाइज्ड बैंकिंग को हम निशे बैंकिंग बोलते हैं। तो ये भारत में स्टार्ट हो चुकी है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि नैरो बैंकिंग। तो नैरो बैंकिंग क्या है? नैरो बैंकिंग का मतलब आप ये मत समझिएगा कि नैरो बैंकिंग का मतलब है कम प्रोडक्ट या संकीर्ण या रूढ़िवादी बैंकिंग। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि रिस्क फ्री बैंकिंग करना। आप जैसे किसी को बोलें कि नैरो माइंडेड है, नैरो माइंडेड का मतलब उसका दायरा सीमित है। वैसी तरीके से किसी बैंक का अगर पर्टिकुलर दायरा सीमित है, उसके बाहर वो जाकर रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसको हम बोलते हैं नैरो बैंकिंग। जैसे कोई बैंक अपने पास में जो डिपॉजिट आता है उसको लोन देता है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, लोन नहीं दे पा रहा है, तो उसको वो इन्वेस्टमेंट करता है। अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा उस पे उसकी बैंकिंग डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए उसने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि वो कभी वो ये सोचता है कि मेरा पैसा भले कम इंटरेस्ट का मिले लेकिन मुझे आएगा ज़रूर। तो जब आप रिस्क फ्री बैंकिंग की तरफ जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नैरो बैंकिंग। ठीक है, फिर आपका है यूनिवर्सल बैंकिंग। तो यूनिवर्सल बैंकिंग को मतलब है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि यूनिवर्सल बैंकिंग कैसे, जैसे आप डिपॉजिट भी ले रहे हैं, आप एडवांसेस भी दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, आप दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, मतलब सारे काम आप एक जगह करें, तो उसको हम यूनिवर्सल बैंकिंग भी बोलते हैं। और ये अदर एक्टिविटी को मैंने बोला पैरा बैंकिंग। यानी आप समझिएगा कि एक तो हो गया प्राइम फंक्शन, मैंने बताया कि डिपॉजिट लेना और देना, और एक हो गया अदर देन प्राइम फंक्शन। अदर देन प्राइम फंक्शन को हमने क्या बोला, पैरा बैंकिंग। और ये सारी एक्टिविटीज अगर एक साथ कोई कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल बैंकिंग। यानी सब कुछ एक जगह, एक रूफटॉप के नीचे आप गारंटी भी ले रहे हैं। बैंक एक और काम करता है, मैंने वहां पर लिखा नहीं था, बैंक कमीशन का काम भी करता है, ब्रोकरेज का काम भी करता है। यानी बैंक जो है कई सारे में कमीशन लेकर भी, जैसे आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाया आपने, डिमांड ड्राफ्ट में बैंक क्या करता है, डिमांड ड्राफ्ट में बैंक आपसे पैसा ही तो चार्ज करता है। आप चाहे कस्टमर हो ना हो, वहाँ के अकाउंट होल्डर हो ना हो, आपका जरूरी नहीं कि डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए अकाउंट होना जरूरी है। आप 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं, 200 रुपये में 10 रुपया 20 रुपया बैंक आपसे ले लेगा, तो वो भी ब्रोकरेज है, कमीशन हो गया वो। तो ये काम भी बैंक करता है। तो ये सारे काम मिला दें तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल बैंकिंग, यानी ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो मैंने बता दिया एक तरीके का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग निशे बैंकिंग का पार्ट है। उसमें क्या होगा कि आपको बैंक सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताए। इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग भी थोड़ा अलग है। इस्लामिक बैंकिंग का मतलब है कि शरिया जो है, उस शरिया के कुछ नियम है मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उस शरिया के नियम के अकॉर्डिंग बैंकिंग करना। उसमें क्या नियम है, उसमें यह नियम है कि इंटरेस्ट जो है गलत है, किसी से ब्याज नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल पर अगर कोई इंस्टीट्यूशन काम करता है, जो वर्किंग करता है, उस वर्किंग को हम बोलते हैं इस्लामिक बैंकिंग। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो बैंक का जीवन कैसे चलेगा। बिल्कुल, आपका सोचना एकदम सही है, लेकिन इस पर काम करने वालों में जब होता है तो उस तरीके से वो चलाते हैं कि जैसे किसी बिजनेस के लिए कोई व्यक्ति लोन ले रहा है तो उससे ब्याज नहीं लेते, उससे परसेंटेज में वो पैसा ले लेते हैं कि आपके जो टर्नओवर होगा या आपका प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंटेज जो है हमें मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट को वो अदर फॉर्म में लेते हैं, लेकिन उनका जो मानसिकता है वो यही है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग ब्याज खराब है तो हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इस प्रिंसिपल पर अगर कोई काम करता है तो इस्लामिक बैंकिंग उसको बोलते हैं। तो ये कई सारी बैंकिंग जो है मैंने आपको बता दी है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग आपको बता दी है। तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बता दिया है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, और शुरू भी करा दिया है। अगर आपको डेमो लेक्चर देखने को मिलता है तो आप इससे समझ सकते हैं कि हम आगे किस क्वालिटी टीचिंग के साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले चैप्टर में मैं आपको यहाँ से लेकर चलूँगा कि टाइप्स ऑफ बैंकिंग, ये वाला चैप्टर में लेकर चलूँगा कि टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से हैं, और इवन इसके आगे मैं आपको हिस्ट्री के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।